कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान मन के जत्रु भाई बटले बहुत बहुत जोहार और साथ ही रुमकी का भी आप सभी को नमस्कार। एकदम नगद बात है किसान मन। देखो हमरे मन कार्यक्रम रोमन खातिर लेके आए जाए और कार्यक्रम में रोमन खातिर बढ़िया जानकारी है, लेकिन हमरे मन और करब कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सपा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में लागू है बछिया पालन एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम। झारखंड ने केंद्र से सभी जिलों में दलहनी योजना लागू करने की मांग की। भिंडी फसल में कीट नियंत्रण के लिए करें नीम निर्मित कीटनाशी का उपयोग। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पशुपालन विभाग द्वारा बछिया पालन एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत उत्पन्न उन्नत या संकर नस्ल की बछियों से समुचित पालन पोषण के लिए प्रथम बयान तक पशुपालकों को अनुदानित दर पर काफ स्टार्टर, संतुलित पशु आहार, डीवर्मिंग टीकाकरण एवं मिनरल सप्लीमेंट की सुविधा उपलब्ध कराकर उसके समुचित शारीरिक विकास तथा बयान के बाद क्षमता अनुरूप दूध का उत्पादन सुनिश्चित किया जाता है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चलने वाली दलहनी योजना को पूरी झारखंड में लागू किया जाए। दलहनी योजना अभी राज्य के सिर्फ 17 जिलों में ही चल रही है। वर्ष 2011-12 से 2013-2014 तक राज्य में दलहन के उत्पादन, उत्पादकता और रकबा में लगातार वृद्धि हुई है। इन बेहतर प्रदर्शनों को देखते हुए ही झारखंड को पिछले 2 वर्षों से लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। सब्जी फसल भिंडी की खेती कर रहे किसान कीट नियंत्रण के लिए रासायनिक कीटनाशी के उपयोग से बचें। रस चूसने वाले कीट के रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा, शीर्ष एवं पलछेदक कीट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित कीटनाशी का उपयोग करें। हम लोग का कोशिश रहे कि कम से कम रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग है। अधिक से अधिक आप जैविक कीटनाशक या घर में दवा बना करके छिड़काव करते हैं तो ज़्यादा मतलब सुरक्षित होता है। तो एक तो मैं बताया इसके लिए आप साफ सुथरी खेती तो करना ही है। दूसरी बात मैं बताया कि अगर प्रारंभिक अवस्था में बीजोपचार कर लें इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति किलो बीज से, तो रस चूसने वाले कीट का प्रकोप अपने आप कम हो जाता है। और जैसे ही अगर शीर्ष और फल छेदक का प्रकोप होता है, जो टहनी आपका झुक जाता है, तो उस तरह के टहनी को काट करके ज़मीन में दबा दें किसान भाई, क्योंकि बाहर में छोड़ेंगे तो फिर कीट का प्रकोप हो जाएगा। तो ज़मीन में दबा दें और कोशिश करें कि नीम से बना हुआ कीटनाशक का व्यवहार करें। राज्य के जो किसान मसाला फसल अदरक की खेती करना चाहते हैं वो अप्रैल से मई महीने तक फसल लगा दें। कृषक बंधु अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रिया नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। किसान भाई अदरक की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बीज लगाने में 40 गुणा 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर पैदावार के लिए वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रभा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान अपनी फसलों में दवा का छिड़काव करने के लिए कृषि उपकरण नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लास्टिक, पीतल या सफेद चादर का बना होता है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रति दिन है। ये 10 से 12 लीटर की टंकी में उपलब्ध है, जिसका वजन करीब 7.5 किलो है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस।
वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपये से 2300 रुपये, चावल मध्यम 2400 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 3300 रुपये से 3500 रुपये, गेहूँ 1800 रुपये से 1900 रुपये, चना 3350 रुपये से 3450 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6400 रुपये, दाल मसूर 4800 रुपये से 5200 रुपये, दाल चना 3800 रुपये से 4000 रुपये, सरसों तेल 9000 रुपये से 9400 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3500 रुपये, आलू 1000 रुपये से 1200 रुपये और प्याज 1000 रुपये से 1200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत बहुत सारी जानकारियां हमने आपको दिलाई। साथ ही साथ मौसम का क्या मिजाज रहेगा एकदम। ये भी आप जान गए और साथ ही बाजार भाव के भी हमारे हाँ। मन जान के लिए भौजी। और देखो बढ़िया बात के जानल पाछे हमारे मन एक ठो विराम लेवो, विराम करवा दे और बढ़िया बात और मन के। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। देखो विराम करवा दे, फिर से रोल मन का कार्यक्रम में स्वागत है किसान मन। और देखो रोल मन खातिर बढ़िया जानकारी कर दो और हमारे मन शुरू करत ही और बढ़िया जानकारी हमारे मन लेके आओ। जी हाँ, और आज हम जानकारी लेकर आए हैं फलों के विषय में। एकदम बढ़िया। तो देखो फल कर अगर हमारे मन बागवानी लगा थी, खेती बाड़ी कर संगे संगे, तो उकर ले हमारे मन का तैयारी करना बहुत जरूरी है। तैयारी कैसन होए के चाहिए? तो भाई फल के लगाते तो गढ़ा कर भी तो तैयारी करें। बिल्कुल। और किस तरह से मैंने उस गड्ढे में जो कीटाणु होते हैं उनको आज जो खात्मा किया जाता है, ये भी सारी चीजें हम आपको आज बतलाने वाले हैं। मतलब गड्ढा पहले हमरे खोद के तैयार रखा, उकर में जे खाद उद देना है भैया, उके दे देना है बढ़िया से, ताकि जे कीट मकोड़ा सब है उकर हमरे में निपटारा कर सकुल और बढ़िया से पौधा के हमरे में लगाए, मिट्टी भी तैयार हो जाएगा। अगर सारा जानकारी हमरे मन दे दो तो भाई विशेषज्ञ का देवे। आओ हमरे मन फटाफट विशेषज्ञ से जुड़ीला। विशेषज्ञ है डॉक्टर विकास दास। किसान भाई, नया बाग लगाने का समय आ गया है। नया बाग की स्थापना कैसे करें, इन्हीं विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच आप उपस्थित हैं बागवानी के डॉक्टर साहब। सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं कि अगर नया बाग लगाना चाहता है तो कैसे भूमि का चुनाव करें, किन किन बातों पर ध्यान रखें? ऐसा है, झारखंड का जो पठारी क्षेत्र मेनली है, ये फलदार बगीचा लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो हम लोग धान का खेती करते हैं, जनरल जो टाण ज़मीन में जहाँ पे धान का खेती करते हैं, उन जगहों से किसानों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। उन जैसे टाण ज़मीन में किसान लोग अगर फलदार पौधा लगाते हैं तो उस टाण ज़मीन का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो पाता है और उससे ज़्यादा पैसा निकाल पाते हैं। तो पूरे झारखंड में जो टाण ज़मीन है, जहाँ पे ज़मीन का गहराई लगभग 1 मीटर तक अगर गहराई मिल जाता है, तो वहाँ पे कोई भी फलदार पौधा आराम से लगा सकते हैं।
अगर ज़मीन में कहीं पे पथरीला ज़मीन है जहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे किसान भाइयों जो हमारे जो लकड़ी देने वाले जो पौधे होते हैं जैसे सागवान हो गया, उस टाइप का पौधे को लोग लगा सकते हैं। तो लगभग पूरे झारखंड का जो टाण ज़मीन है उस जगह में किसान भाइयों आराम से कोई भी फलदार पौधा लगा सकते हैं। और बहुत सारे फलदार पौधा के लिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सूटेबल है, जैसे आम हुआ, लीची हुआ, नींबू हुआ, अमरूद हुआ, ये सारे फलदार पौधे यहाँ पे किसान भाई लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब किसान भाइयों को बताएं कि अगर फलदार वृक्ष लगा रहे हैं, नया बल लगा रहे हैं, तो किस तरह गड्ढा बनाएं और कौन कौन सी सावधानी बरतें? सबसे पहले ये किसान भाई को डिसाइड करना पड़ेगा किस टाइप का बगीचा लगाना चाहते हैं। अगर किसान भाई आम के बगीचा या लीची का या कटहल का जो बड़े आकार के पौधे होते हैं उनका बगीचा अगर लगाना चाहते हैं तो हमारे प्लांटू में एक तकनीक यहाँ पे स्टैंडर्डाइज हुआ जिसको हम लोग बहुस्तरीय फसल प्रणाली बोलते हैं, जिसमें जो बड़े आकार की पौधे होते हैं वो 10 बाई 10 मीटर की दूरी या 30 बाई 30 फीट की दूरी में लगाए जाते हैं और उसके बीच में 15 बाई 15 फीट या 5 बाई 5 मीटर की दूरी में जो छोटे आकार के फलदार पौधे होते हैं जैसे अमरूद हुआ, नींबू हुआ, शरीफा हुआ, इनको हम लोग लगाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो छोटे आकार के पौधे होते हैं उसमें दूसरे साल से फल मिलना शुरू हो जाता है और बड़े आकार की पेड़ से लगभग 4-5 साल के बाद फल मिलना शुरू होता है। तो अगर किसान भाई बहुस्तरीय फसल प्रणाली से बगीचा लगाना चाहते हैं तो जैसे बताया कि 10-10 मीटर की दूरी में अगर बड़े पौधे लगते हैं तो इसमें प्रति एकड़ 40 बड़े पौधे लग पाते हैं और जो उसके बीच में अगर 5-5 मीटर की दूरी में छोटे पौधे लगते हैं तो 120 छोटे पौधे लग पाते हैं। इस उपाय से प्रति एकड़ में उनको 160 पौधा लगाना पड़ता है। तो अगर इन पौधों को लगाना पड़ता है तो जो इसका रेखांकन जब भी करे किसान भाई 1 एकड़ में 5-5 मीटर की दूरी में वो अपना पॉइंट को डिसाइड करे और उन जगहों में अपना रेखांकन करे। और जैसे बताया कि अप्रैल के महीने में ये काम को शुरुआत ज़रूर कर दें। जब भी किसान भाइयों रेखांकन का काम करें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपना जो पंक्तियाँ होते हैं वो सीधा होना चाहिए। जनरली हम लोग देखे होंगे बहुत जगह में जो बगीचा लगा हुआ रहता है वहाँ पे पंक्ति जो होते हैं सीधा नहीं होता है। तो पंक्ति सीधा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो लाइंस होते हैं, जो रेखा होता है वो समकोण में एक दूसरे से क्रॉस करना चाहिए। तो समकोण निकालने के लिए एक सिंपल तरीका होता है, किसान भाई एक रस्सी ले लें, रस्सी का एक साइड में एक बाहु जो है उससे एक त्रिभुज बना दे, जिस त्रिभुज का एक बाहु का साइज 4 मीटर हो जाए और दूसरे बाहु का साइज 3 मीटर हो जाए और जो कोण होता है वो 5 मीटर हो जाए। इस टाइप का 3-4 मीटर का और 5 मीटर का अगर त्रिभुज बना देते हैं तो वो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इस टाइप का समकोण त्रिभुज को लोग इस्तेमाल करके अपने फील्ड में, ज़मीन में वो लोग समकोण पा सकते हैं और उससे उनका रेखा जो होता है वो पंक्तियाँ होते हैं वो सीधा हो जाते हैं। और उससे भी जो छोटा आकार के पौधे होते हैं अगर पपीता लगाना चाहते हैं उसके बीच में तो उनका गड्ढा का साइज 1 से 1.5 फीट का गड्ढा बनाना चाहिए। जब भी किसान भाइयों गड्ढा बनाएं ये जरूर ध्यान दें कि गड्ढा कभी भी छोटे आकार का गड्ढा ना बनाएं, क्योंकि झारखंड का मिट्टी में गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम पहले से ही गड्ढा छोटे आकार की बनाते हैं तो बाद में पौधा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसका ग्रोथ जो है रुक जाता है और बाद में पौधा का जो बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। तो बहुत समय में किसान भाई इस चीज़ में कंजूसी ना करें, ज़रूर अपना गड्ढा को सही आकार का बनाएं। पूरे झारखंड के लिए ये लागू होता है, क्योंकि यहाँ का मिट्टी के लिए छोटे आकार की गड्ढा बहुत ही हानिकारक होती है। गड्ढा बनाने के समय में एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, जब भी गड्ढा बनाए किसान भाइयों जो ऊपर वाले मिट्टी होते हैं उसको अलग रखें और उसके बाद नीचे वाले मिट्टी को अलग रखें। और गड्ढा खोदने के बाद गड्ढा को कम से कम 1 से 1.5 महीना तक धूप में वो लोग खुला रखना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो भी कीट बीमारी होता है गड्ढा में वो धूप के कारण वो जल जाते हैं और वो आपका जो गड्ढा बनता है वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। और जब बारिश शुरू होता है उस समय में हम लोग शुरुआत से पहले पत्ती गड्ढा हम लोगों को पत्ती गड्ढा कम से कम 10 केजी वर्मी कंपोस्ट, 2 केजी करंज की खली और 1 केजी डीएपी और 1 केजी चूना, ये 4 चीज़ मिला के पत्ती गड्ढा में किसान भाइयों भरें। और जो ऊपर वाला मिट्टी में ये सारा चीज़ भरें और उस पहले ऊपर वाला मिट्टी को जो अलग रखा गया था उसी मिट्टी को पहले वो लोग गड्ढा में भरें और जो जगह बच जाता है वो जो बाकी मिट्टी है उससे गड्ढा को भर सकते हैं। और गड्ढा भरने के बाद जब बारिश शुरू होता है इमीडिएटली पौधा को ना लगाएं। गड्ढा भरने के बाद कम से कम 3 या 4 बारिश होने तक वो लोग इंतज़ार करें ताकि जो गड्ढा भरे हैं उसका मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए। उसके बाद जो भी पौधा वो लोग चुने हैं उस पौधा को गड्ढा में लगा। अगर ऐसे करते हैं तो पौधा अच्छी तरह से आपका ज़मीन में लग जाता है। और क्या क्या सावधानी बरते किसान भाई जब जिनका बाग लगाना हो?
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जब किसान भाई पौधे के लिए पौधा लगाने के बारे में सोचते हैं तो सही पौधा प्राप्त करना वो बहुत पहला स्टेप इनफैक्ट होता है। बगीचा लगाने के समय में पहले आपका पौधा का जो स्रोत है उस चीज़ को पहले डिसाइड कर ले। हम आपको मित्रों बता दें, जो जब भी आप फलदार पौधा की लेने के बारे में सोचते हैं, हमेशा एक मान्यता प्राप्त नर्सरी से हमेशा पौधा प्राप्त करें। बहुत सारे नर्सरियाँ झारखंड में हैं जिसको मान्यता मिला हुआ है। हमारे प्लांटू स्थित जो नर्सरी, यहाँ पे भी हम लोग का जो पौधा यहाँ से ले सकते हैं, या कृषि विश्वविद्यालय में जो नर्सरी है, या जितना कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वहाँ से ही पौधा ले सकते हैं, या आपके ज़िले में अगर कहीं पे जहाँ पे जो कोई भी मान्यता प्राप्त नर्सरी होता है, जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की तरफ से जिसका मान्यता मिला हुआ है, उस टाइप का जगह से हमेशा पौधा ले। अगर हम किसी बिना मान्यता प्राप्त नर्सरी से पौधा लेते हैं तो बाद में पौधा गलत निकलने का चांसेस रहता है, तो इसमें किसान भाई बाद में परेशान हो जाते हैं। दूसरा इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि सही आकार का पौधा का चुनना। बहुत समय में किसान भाई पसंद करते हैं कि जितना बड़े पौधे होंगे उतना अच्छा होता है। नो डाउट बड़े पौधे हमारे लिए बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन अगर बड़े पौधे का जड़ सफिशिएंट नहीं है, उसका जड़ अगर बड़ा नहीं है, तो पौधे फील्ड में लगने के बाद मरने का चांसेस होता है। तो हमेशा यह ध्यान दें, अगर पौधे लगाए तो अगर छोटा पौधा ज़्यादा अच्छा होता है। अगर 2 फीट के साइज़ का पौधा होता है, 2 से 2.5 फीट का साइज़ का पौधा सबसे अच्छा माना जाता है। फिर भी अगर किसान भाई बड़े पौधा लगाना चाहते हैं तो उन नर्सरियों से पौधा ले जहाँ पे पौधा बड़े आकार की पॉलीथीन में लगाया गया हो। पॉलीथीन का साइज़ लगभग 1.25 फीट के साइज़ का अगर पॉलीथीन है, उसमें मिट्टी भरा हुआ है और पौधा उसमें कम से कम 2 साल पुराना पौधा अगर वहाँ पे हो तो उसमें सफिशिएंट जड़ बना हुआ रहेगा। तो उन पौधों को अगर वो लोग अपने खेत में लगाएंगे तो पौधा का मरने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ये 2-3 चीज़ का अगर वो लोग ध्यान रखते हैं सही पौधे के चुनाव में, तब पौधा आपका अच्छा मिलेगा और आपका बगीचा का स्थापना अच्छी तरह से हो पाएगी। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं इन बातों पर अगर अमल करते हैं तो आप अच्छे बाग की स्थापना कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ किसान भाई नमस्कार। आशा करेला जानकारी रोमन खातिर बढ़िया होवी है नी। बिल्कुल, और जो जानकारी अब हम दूसरी वाली लेकर आए हैं, लेकिन जानकारी रो देव, लेकिन एक संदेश हमरे मन के देखना बहुत जरूरी है किसान मन। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो। हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच 100% सच। और खुशियों की गारंटी। बड़ा बढ़िया संदेश। बिल्कुल, संदेश भी आपने देख लिया। अब जो जानकारी हम लेकर आए हैं, उम्मीद करते हैं अब जल्दी हम बता दें। एकदम। तो देखो, हमरे मन आज सब्जी कर खेती से पारे हट के हमरे मन बात करत थी। हमरे मन बात कर ली शुरू में बागवानी फसिल कर बारे में। अब एक हमरे मन बात करब पशुधन कर जे रख रखाव है से कर बारे में। जी हाँ, और ये जो विषय है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो फल बाग भी लगाते हैं, धान की भी खेती करते हैं, सब्जी भी लगाते हैं, और साथ ही साथ जो है पशुपालन भी करते हैं। तो देखो, पशुपालन में बड़ा ध्यान देवे वाला बात है कि पशुधन मन के कहीं अगर कोनो रोग दुख तो नहीं हो जाते। कहे कर मतलब पशुधन में सबसे बड़ रोग का है कि खुरा चपका कर रोग जे होएला, खास करके और मुंह में भी छाला मन पड़ जाएला। तो ई मन रोग से हमरे मन के पशुधन के बचाए के। बिल्कुल, तो सही समय पे सही जानकारी अगर मिल जाए तो ये रोग से भी छुटकारा मिल सकता है। और अपन पशुधन से हमरे मन बढ़िया एकदम काम ले सकीला और मन से आर्थिक स्थिति के हमरे मजबूत कर सकीला। तो वो जानकारी हमरे करत थी डॉक्टर अरुण प्रसाद जी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम चल रहा है। इन गर्मी के मौसम में बहुत तरीके की बीमारियां हमारे जो है पशुओं में हो जाती है। कुछ ऐसे ही बीमारी हैं जिसका ये नाम है खुरपक्का और मुँह पक्का रोग, जो है मुँह से जो है वो जो है बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और उनमें जो है पशुओं को बहुत सारी तकलीफ़ें भी होती हैं। तो इसी के बारे में विशेष जानकारी देंगे कि इस खुरपक्का और मुँह पक्का रोग किस प्रकार से होता है,
इससे हमारे पशुओं को क्या जो है उससे हानि होती है, वो किस किस परेशानियों से जूझते हैं और उसका क्या जो है तरीका है जिससे वो उससे हम निपटारा पा सकते हैं, हमारे पशु स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसी बारे में विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण प्रसाद, जो हमें बताएंगे कि पशुओं में जो है वो मुंहपक्का और जो है और खुरपक्का रोग क्या होता है और उससे कैसे निजात पा सकते हैं हमारे जो है पशु जो हैं, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। वो ऐसा है कि ये खुरपका और मुंहपका रोग एक ही रोग है। अंग्रेजी में इसको फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। तो एक ही तरह का लीजन मुंह में और जानवरों के खून में भी ये मिलता है, जिसके चलते इसको मुंहपका और खुरपका रोग कहते हैं। ये किन कारणों से होती है डॉक्टर साहब, आपसे जरूर जानना चाहेंगे, किसान भाई जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो खुरपक्का और मुंहपक्का रोग है वो किन कारणों से होती है और इनके लक्षण क्या है, हमारे किसान भाई कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में बताएं। बीमारी का कारण तो एक ही है, केवल यह विषाणु जनित बीमारी है, विषाणु से होने वाली बीमारी है और दूसरा कोई कारण इसमें नहीं है। दूसरे है कि लक्षण की बात जहाँ तक आती है तो लक्षण तो बहुत क्लियर है, साफ दिखता है। ये जब जानवर के खून में ये वो लक्षण दिखेगा तो घाव की तरह दिखेगा और शुरू में यह वो फोड़े की तरह दिखता है और फूट जाने पर घाव बन जाता है। उसी तरह से मुंह में भी दिखता है, मुंह के नीचे और इसके जो कहते हैं अंदर में वो उसके नीचे दिखता है, जीभ में दिखता है, जीभ में फोड़े हो जाते हैं और वो फुटकर घाव का कारण बनते हैं। और जब घाव होता है तो फिर समझिए कि जानवर को खाने पीने में भी दिक्कत, इवन पानी पीने में भी दिक्कत होती है और जब खून में है तो चलने फिरने में भी दिक्कत है, लाचार है जानवर। इनका दूध जो अगर मिल्किंग है तो दूध बहुत कम जाएगा। अगर कोई बैल है आपका घर में, अगर कोई बैल है उसको अगर बीमारी हो गई तो काम नहीं कर सकेगा, तो उसके चलते भी बहुत नुकसान होता है किसानों का। तो अगर किसी पशु को अगर मुंहपक्का रोग हो जाता है और चलने की अगर बात करें तो खुरपक्का रोग हो जाता है, तो हमारे किसान भाई जो है उस समय हमारे पशु को क्या खिलाएं? अगर मुंहपक्का रोग हो जाए तो क्या खिलाएंगे उसे? देखिए, उस समय खिलाने पिलाने का थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा चीज़ जानवरों को दीजिए जो कि ज़्यादा वो पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि खल्ली वल्ली बहुत खाने में पसंद, उसको लिक्विड थोड़ा पतला करके उनको दीजिए ताकि भूख तो लगता है, भूख लगेगा तो खा ही लेते हैं, पी लेते हैं। तो जिस जो कि चबाने की में नहीं हो, जिसमें चबाना ना पड़े, तो वैसा खाना देने से वो जानवर थोड़ा थोड़ा खाते हैं और उनको रखा जाता है अच्छी तरह से। रहने का जो जहाँ जानवरों को रखा जाता है उस जगह को काफ़ी साफ़ सुथरा रखना होगा ताकि नहीं बीमारी फिर ज़्यादा नहीं बढ़ सके। और फार्म में, जैसे फार्म है, फार्म में तो बहुत से जानवर रहते हैं, तो उस फार्म को अगर किसी जानवर को हुआ है तो जानवर को तुरंत अलग हटा दिया जाता है। जहाँ पर डिटेक्ट किया गया उस जगह खूब बढ़िया से फिनाइल से धो कर करके डिसइंफेक्टेंट कर करके उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं और जो इफेक्टेड जानवर हैं उनको अलग रखते हैं, अलग से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है सब चीज़। और निराकरण की जहाँ तक बात है तो जो लोकल पशु चिकित्सक हैं उनसे ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन, अगर आप वैक्सीनेशन साल में एक बार कम से कराते रहेंगे तो हम समझते हैं कि नहीं होगा बीमारी। तो कौन से वैक्सीनेशन कराने चाहिए? तो फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन है, एक ही वैक्सीन है अवेलेबल, बस एक ही वैक्सीन है, पूरे दुनिया में एक वैक्सीन लगता है जानवरों को। वो फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन है, वो सेल कल्चर वैक्सीन कहलाता है और वही अब तो बहुत आसानी से मिलता है हर जगह, जहाँ भी पशुओं की दवा मिलती है हर जगह उपलब्ध होता है। तो अगर हम गाय की अगर हम विशेषकर बात करें तो गाय में अगर ये बीमारी लग जाती है तो किस तरीके से हमारे किसान भाई को हानि पहुंच सकता है, वो बताएं। किसानों को हानि तो मुख्य रूप से दूध के चलते है, दूध नहीं मिलेगा। और आप देखिए कि अभी तो केवल हमने जो बताया कि खून में और मुंह में बीमारी होती है, लेकिन अब उनका थन भी कुछ इफेक्टेड होता है, दूध दूहने में भी कष्ट हो जाता है, वो दूध भी नहीं देना चाहती, नहीं आप उसका गारने में भी बहुत दिक्कत होगी। तो दूध का लॉस तो मेनली लॉस है। और दूसरे जब ये बीमारी ठीक होने लगती है तो जानवरों को धूप में एकदम नहीं बांधना का। अगर धूप में आप ले जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस होता है और उनके चमड़े में बीमारी फिर पैदा हो जाती है, तो उनको धूप से हटा के रखना होता है, छांव में रखना होता है और बचाइए खाना। उसके बाद उनके खाने पीने पर पूरा ध्यान दिया जाता है, न्यूट्रिशस डाइट, प्रोटीन युक्त डाइट जो कि उनको दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, तो फिर धीरे धीरे ठीक होते हैं।
1 साल करीब करीब लगता है फिर ठीक होने। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर पशुओं में खुरपक्का और मुहपक्का रोग लग जाए तो उनको कितने तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उनको किन किन कष्टों से गुजरना पड़ता है और उसकी क्या जो है हम उनको किस तरीके से देखभाल करें ताकि जो है हमारे पशु स्वस्थ रहें और उनसे हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, जाते जाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये बहुत बढ़िया जानकारी हमने आज आप सभी को दिलाई और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने पशुओं को इस तरह से सुरक्षित रख पाएंगे और साथ ही साथ जल्दी से हमारा पता लिखिए क्योंकि हमारे पास वक्त काफ़ी कम है। बताई दो पता। तो लिख लीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। और पिन संख्या 834-001। हमरे मन के जल्दी आप जाए बिल्कुल। तो आज हमरे मन के अब विदा देवे के चाहिए लगे तब जोहार।